चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हम लोग कल क्या पढ़ते हैं, हिंदी भाषा का उद्भव एवं उसका विकास। ठीक है, हिंदी भाषा में जा रहे थे और आज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपका शुरू हो रहा है, वर्णमाला एवं भाषा बोध। ठीक है, अगर हिंदी में अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, मतलब हिंदी से क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हो? मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, या पीएससी हो, व्यापम हो, एसआई हो, एडीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। हो सकता है ये वीडियो 2 लेक्चर में बने, है ना, मतलब ऑनलाइन वालों के लिए। आप लोग को तो 2-3 दिन में पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑनलाइन वालों के लिए बता दे रहा हूँ कि ये हो सकता है 2 पार्ट में बन सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है ना, उसको समझना जरूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाता है यहीं से, ठीक, कभी कभी। ठीक, तो वर्ण एवं वर्णमाला जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे वर्णमाला एवं भाषा बोध। कल हम लोग भाषा पढ़े और भाषाओं को समझने के लिए क्या कैसे हुआ, कैसे उसकी रचना हुई, किस क्रम में विकास हुआ। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी का विकास क्रम। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला कैसे बना। ठीक है, तो सभी का एक अपना अपना विकास क्रम का इतिहास रहा है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्णमाला के विकास क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बना, वो क्या बना, ध्वनि। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है, संचार का माध्यम है। ठीक है, ध्वनि से मिलकर बना वर्ण। ठीक, जैसे मैं अ बोला अ, लेकिन अ बोलने से पहले क्या निकला, ध्वनि, उसके बाद क्या बना, वर्ण। ठीक है, अ से अनार, ठीक है, बोलते हैं ना, सूर्य मंदिर पढ़े होंगे चाहे बचपन में। अ से अनार, अ ना र मिल क्या बन गया, एक शब्द। तो ध्वनि से मिल क्या बना, वर्ण। वर्ण से मिल क्या बनेगा, शब्द। और शब्द बोल में से क्या बनेगा आगे, वाक्य। ठीक है, जैसे राम अनार खाता है, तो राम अनार खाता है, राम एक शब्द है, अनार एक शब्द है, खाता एक शब्द है एक शब्द है, सब मिला क्या बन गया, एक वाक्य। ठीक है, तो शब्द से क्या बनेगा, वाक्य। और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, जैसे शुरुआत करते वहां से क्वेश्चन आ जाता है, बन जाता है एग्जाम में, आप क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो देखो अब इसे देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं है, मैं क्या है, एक शब्द है अपने आप, स्कूल शब्द है, जाता हूं, तो ये अपने आप में सब मिल क्या बन गया, ये शब्द मिल क्या बन गया, वाक्य। लेकिन मैं में मां, ठीक है, आत्रा मात्रा लगी है इसमें, तो ये सब मिला के क्या बन गया, एक, पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्वनि है, ध्वनि से मिलकर बनता है वर्ण, वर्ण से मिल क्या बन रहा है, एक शब्द बन रहा है, शब्द से मिलके वाक्य बन रहा है। ठीक, तो ये है आपका क्रम, वर्णमाला बनने का क्रम, सॉरी वाक्य बनने का क्रम है। वाक्य बनने क्रम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले इसमें छोटी क्या होता है, मूल ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि को मिल क्या, ध्वनि को ही क्या बोलते हैं, वर्ण। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है, सबसे पहले तो एग्जाम्पल यही है कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में अगर आ गया वर्ण क्या होता है, तो बोलेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आप ऑब्जेक्टिव लगाना, वहां पे ऐसा क्वेश्चन लिख के दिया था, वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण। ठीक है, तो वर्ण क्या है, एक मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि है, इसके खंड या टुकड़े क्या करेंगे, नहीं किया सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए राम। ठीक है, राम कैसे लिखेंगे हम लोग, र अ, ठीक है, सॉरी रा है तो आ, फिर म धन अ। ध्यान रखना, कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण किसके साथ बोला जाएगा, अ के साथ से। जैसे अगर मैं क बोल रहा हूं, तो क में क्या आ रहा है, क धन अ। ठीक है, तो क्या बन रहा है, क, और पहला क्या रहेगा, आधा रहेगा, क आधा रहेगा। तो कोई भी शब्द, व्यंजन, कोई भी व्यंजन किस साथ बोला जाता है, अ के साथ बोला जाता है। आप कोई भी बोल के देख लो, ख में क्या आ रहा है, अ, ग, घ, अंग, सब में बोले लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो कोई भी व्यंजन किस साथ बोला जाएगा, अ के साथ से। इसीलिए व्यंजन को परतंत्र वर्ण बोलते हैं। परतंत्र वर्ण मतलब स्वर पर निर्भर है। अगर उसके साथ राम में आ हटा दे और अ हटा दे तो बोल ही नहीं पाओगे राम। ठीक है, मतलब र आधा है वो,
आप पूरा र बोल ही नहीं पाओगे, बिना आ के र बोलो दिखाओ, ठीक है, नहीं बोल पाओगे आप, ठीक है। तो याद रखना कि राम कैसे लिखाएगा, ये एग्जाम में आता है, आ चुका है, ठीक है। राम का जो होगा वर्ण, हाँ कितने वर्ण होते हैं, पहला पहले ऐसे पूछेगा, या फिर उनमें से कौन सा पूछेगा सही है विच्छेद राम में, वर्णों के विच्छेद में, ऐसा क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और ये राम वाला पूछा भी है। तो र देखो आ आया है, राम में आ आया है इसलिए आ, और म में क्या आया है अ, इसलिए अ, ठीक है। तो ये क्या है, स्वर है, ये दोनों क्या है, स्वर हैं, और ये दोनों क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो कोई भी व्यंजन के साथ बोला जाएगा, स्वर के साथ से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, कोई भी व्यंजन के साथ बोला जाता है स्वर के साथ से, और कौन स्वर, अ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्ण पढ़ लिए, वर्ण के बाद क्या आएगा, लिपि, ठीक है। लिपि क्या होती है, लिपि जो है ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्ह, ये ध्वनि है, वर्ण को क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। जब ध्वनि में बोला और बोलने के बाद जो निकला वो क्या हो गया, वर्ण हो गया। तो ध्वनि और वर्ण अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। बस ध्वनि क्या है, मौखिक है, और वर्ण लिखित है, याद रखना। ध्वनि क्या है, मौखिक है, और वर्ण क्या है, लिखित रूप है, ठीक। जैसे क बोल दिया ये ध्वनि हो गया, लेकिन जब उसको लिख दिया वो क्या बन गया, वर्ण हो गया, ठीक है। लिपि क्या होती है, तो ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्ह, ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्ह को, ठीक है। ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्ह क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। चिन्हों के सामूहिक रूप, ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्हों को सामूहिक रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो प्रतीक चिन्ह है नहीं, ये सारे क्या है, हलंत, अगर र में हलंत हटा दे तो क्या बन जाएगा, पूरा र बन जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में ना हलंत का भी बहुत महत्व है, एक डॉट का बहुत महत्व है, ठीक है। जैसे मैं मे लिख रहा हूं और मे में डॉट का हटा दूंगा उसका मतलब अलग चल जाएगा, मे ऐसा डॉट लगेगा तो मे, दोनों फर्क है और हैं। ये देखो ये क्या हो गया, है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना फर्क। तो हर चीज का एक महत्व है। तो वही क्या है, लिपि, लिपि क्या है, ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप, प्रतीक चिन्हों का जो सामूहिक रूप है वही क्या है, लिपि है। जैसे हमारी क्या है लिपि, देवनागरी, ठीक है। देवनागरी क्यों बोला गया, क्योंकि नागरी से बना है और देवों की भाषा थी। ऋग्वेद से हम लोग लिए, संस्कृत क्या है, दैविक रूप बोलते हैं ना, कि वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये दैवीय है, ऊपर से आया हुआ है। तो देवीय है और नागरी लिपि थी, इसलिए नाम क्या बन गया, देवनागरी, ठीक है। अब देखो वर्णमाला क्या है, वर्ण पढ़ लिए, लिपि पढ़ लिए, अब वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या बोलते हैं, वर्णमाला, ठीक है। ये ध्वनियों में निर्धारित क्या था, प्रतीक चिन्ह था, और वर्णों के व्यवस्थित क्रमिक या व्यवस्थित, क्रमिक या व्यवस्थित वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित समूह को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्वर के बाद क्या आएगा, व्यंजन आएगा, ठीक है। स्वर के बाद आएगा ना, तो ये सब क्रम जो होता है ना, जैसे क च ट त प, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नियम कानून होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह, जैसे वर्ड जैसे बैठेंगे उस आधार पर क्रमिक या व्यवस्थित समूह को ही क्या बोलते हैं, वर्णमाला, है ना, वर्णों के समूह को, ठीक। जैसे र के बाद आ आया तो ये क्या है, क्रमिक समूह है या वर्ण व्यवस्थित समूह है। तो क्रमिक या व्यवस्थित समूह को ही क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो एग्जाम में इधर लिखे रहेगा, इसको पूछेगा, ठीक है। और मेंस में क्या आता है, अगर मेंस आप दोगे तो पूछेगा लिपि क्या है 2 नंबर में, वर्ण क्या है 2 नंबर में, अगर आप मेंस दे रहे हो सीजीपीएससी तो। और आपके व्यापक में क्या आता है, इधर लिख देगा, पूछेगा ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्ह को सामूहिक रूप क्या कहलाता है, ऑप्शन में देगा वर्ण, लिपि, शब्द, ऐसा आएगा। वर्णमाला, ये वर्णमाला है, ठीक है। वर्णमाला क्या है,
पूछ देगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा। वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, वर्ण, लिपि, शब्द, ऐसे दे देगा। ठीक, तो पैटर्न सेम है। मेंस क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है, और व्यापन क्या होता है? ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल क्या करता है? आपको थ्योरी लिख के देगा और इसको पूछेगा। ठीक है, दोनों सेम ही है। चलिए, तो ये समझ गए हम लोग। वर्ण क्या होंगे? जिसके खंड या टुकड़े नहीं होंगे। हाँ, है ना, ध्वनि और वर्ण। एक ध्वनि मतलब क्या होगा? मौखिक रूप, वर्ण लिखित रूप, है ना। फिर लिपि क्या है? निर्धारित उसका जो प्रतीक चिन्ह होगा उसे क्या बोलेंगे? लिपि। और वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होगा या क्रमिक समूह होगा उसे क्या बोलेंगे? वर्णमाला। ठीक है ना। हिंदी का ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? जिससे कोई चैप्टर खत्म होता है ना, उसका जाकर के आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाना। ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे तो डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो जो मैं पढ़ाता हूँ लगभग अगर कोई क्वेश्चन आया रहता है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार यहाँ से पढ़े थे, मतलब यहाँ से इतना क्वेश्चन आया, तो आपको पढ़ने में भी लगे कि हाँ मेरा आज का जो इनपुट था वो सही हुआ। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मात्रा या उच्चारण आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मात्रा के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मात्रा या उच्चारण आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है ह्रस्व स्वर। ठीक है, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, इसके अगर अन्य नाम पूछेगा, ह्रस्व स्वर को ही क्या बोलते हैं? लघु स्वर। इसे एक और नाम से बोलते हैं, याद है? मूल स्वर। बार बार क्वेश्चन पूछता है, कभी ह्रस्व देगा, कभी लघु देगा, कभी मूल देगा, सब एक ही है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या देगा आपको? गुरु। लघु का उल्टा क्या होता है? गुरु। गुरु, ओ गुरु, वो वाला नहीं, जो कमेंट्री करता है, कौन है? सिद्धू पाजी। गुरु है वो, गुरु। दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर और गुरु स्वर। तो ह्रस्व का उल्टा क्या होता है? दीर्घ, और लघु का उल्टा क्या होता है? गुरु। इसीलिए याद रखना कि ह्रस्व छोटा, दीर्घ बड़ा, लघु छोटा, उसका उल्टा क्या होता है? गुरु। ठीक है, अब देखो रू में ना 2 ही मात्रा होती है। एक होगा रू, तो ये छोटा रू है, ऐसा होगा। और बड़ा रू कैसे होता है? ये छोटा रू है, ये रू। जैसे कि ये गुरु, ओ गुरु, जैसे ये वाला है ना, ये गुरु, ये वाला है चिपका वाला है। ठीक है, ये गुरु है, गुरु है। और जब उसमें ये वाला जोड़ दूंगा क्या हो जाएगा? और गुरु, गुरु हो जाएगा, गुरु। ठीक है, वो सिद्धू पाजी वाला हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? गुरु, ये छोटा वाला है। जब बड़ा हो जाएगा गुरु, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक, तो मात्रा का भी मिस्टेक है यहाँ पे, अभी तो कोई नहीं जानता होगा। तो ये जो चिपका रहेगा उसमें रू बोलना है, और जब वो गोला घूम जाएगा उसमें रू ऐसा बोलना है। ठीक है, और गुरु। ठीक, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर। याद रखना, इसमें क्या होगा? एक मात्रा का समय लगेगा, इसलिए इसका बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, 2 मात्रा, इसको क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक स्वर। और इसमें 3 मात्रा का समय लगेगा, अभी बताऊंगा सब। 3 मात्रा। ठीक है, इसे बोलने में टाइम लगेगा। प्लुत स्वर मतलब ना, इसमें ना ऐसा आता है साइन, ऐसा, जैसे पहाड़ में जाके चिल्ला रहे हो, किसी का नाम ले रहे हो। आपका नाम क्या है? राजकुमार। बोलूंगा राजकुमार। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? प्लुत स्वर, टाइम लग रहा है ना, मार ऐसा हो रहा है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे सीता जी जो ला रही है अपने पति राम को, हे प्रभु श्री राम, ठीक है, ऐसे चिल्ला रहे हैं, तो क्या होगा? तो लिखेंगे राम। ठीक है, कितना लगा? 3 मात्रा। एक एस मतलब क्या होगा? 3 मात्रा, मतलब 3 गुना ज्यादा बोल रहे हैं, जिसे राम बोल रहे हैं।
लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, राम, समझ रहे हो? तो एक मात्रा की जगह पे 3 मात्रा का समय लग रहा है, इसमें 2 मात्रा लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इसका जो है 4 टुक है, ठीक है, हाँ? 4 मूल स्वर हैं, वो 4 मूल स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई और री। अ, आ, ई, छोटा ई और री, ठीक है, बड़ा ही नहीं है। आ ई और री, और यही 4 ठोक है ना, यही क्या है? ह्रस्व स्वर है, यही क्या है? मूल स्वर है, यही क्या है? लघु स्वर है। बार बार रट लेना इसको, आ ई और री, ठीक है। छोटा आ, फिर ई, सॉरी आ नहीं है यार, आ ई ऊ, छोटा ई, आ ई ऊ होगा ना, आ की जगह पे ऊ होगा, बड़ा ही नहीं कोई, सब छोटा छोटा है, सब छोटा छोटा वाला। अ ई ऊ और री सब छोटा वाला ना, छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये 4 ठो क्या है? ह्रस्व स्वर है, यही क्या है? लघु स्वर है, यही क्या है? मूल स्वर है, ठीक है। बार बार यही क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में बार बार वही क्वेश्चन को बार बार पूछता है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर क्या है, बार बार एक चीज दिया हुआ है, इसमें से कौन सा मूल स्वर है, कौन सा मूल स्वर नहीं है, कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, ऐसी बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो इसी याद रख लेना है, छोटा वाला, सब छोटा वाला ना, सारा स्मॉल, ठीक, छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ठीक। ये चारों क्या हैं? ह्रस्व स्वर है, चारों क्या हैं? लघु स्वर है, यही चारों क्या है? मूल स्वर है, ठीक है। दीर्घ या गुरु स्वर, इसमें 2 मात्रा होता है, इसके भी 2 प्रकार है, ठीक है। आगे देखेंगे, है ना, दीर्घ या गुरु स्वर क्या है, और जैसे दीर्घ या गुरु में क्या आ जाएंगे, इनको छोड़कर बाकी सारे आ जाएंगे। अ धन अ मिलके क्या हो जाएगा? अब आ में क्या लग रहा है? 2 मात्रा। ई धन ई मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ई, 2 मात्रा हुआ, और 3 मात्रा बता दिया मैं, राम, ठीक। तो वो एस मतलब 3 मात्रा है, ठीक है। अब समझना है कि उच्चारण आधार पर स्वर का वर्गीकरण, समझ गए? उच्चारण आधार पर 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। उच्चारण आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आ जाएगा? लघु या मूल, इसमें 4 आएंगे मुख्यतः, छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। इसमें 1 मात्रा रहेगा, क्योंकि अ में क्या है? 1 डंडी, ठीक है। ऊ में सब एक छोटी छोटी मात्रा है, तो छोटी मात्रा मतलब 1 मात्रा रहेगा। जब 2 मात्रा होगा, जब दो दो मिलकर बन जाएगा, जिसमें आ और ई में 1 लग गया तो क्या होगा? बड़ी, ठीक है, 2 मात्रा, ठीक है। और 3 मात्रा का स्वर जिसमें एस लगा होगा, ठीक है, एस दिखेगा, ये क्या है? ये 3 मात्रा है, मतलब 3 गुना समय लगेगा, समझ गए ना। बोलने में टाइम 1 गुना, फिर 2 गुना, 3 गुना, जो ध्वनियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, मात्रा समय के आधार पर। तो 1 बार समय लगेगा उसके 1 मात्रिक, 2 बार उसका दुगुना समय लगेगा, उसको बोलेंगे 2 मात्रिक, और उसका 3 गुना समय लगेगा, जैसे इसके 3 गुना समय लगेगा प्लुत स्वर बोलने में, तो त्रिमात्रिक, ठीक। ये किसके आधार पर था? मात्रा या उच्चारण आधार पर, ये क्वेश्चन पूछेगा। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार स्वर होते हैं? 3। उच्चारण आधार पर कितने प्रकार स्वर होते हैं? 3, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं आपका उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। चलिए उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 2 भाग होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होगा, एक होगा मूल स्वर और दूसरा होगा संधि स्वर, ठीक है। अब संधि स्वर भी 2 भाग होगा, ठीक है। संधि स्वर भी 2 भाग होगा, एक होगा संयुक्त स्वर, दूसरा होगा दीर्घ स्वर। संयुक्त और दूसरा होगा दीर्घ, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार होता है? स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, पहला होगा मूल स्वर और दूसरा होगा संधि स्वर।
संधि स्वर भी दो होते हैं, एक होता है संयुक्त स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। मूल स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दे रहा हूं कौन कौन सा होगा। अ, ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर किसे बोलते हैं, संधि स्वर से बोलते हैं उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होती है। संधि स्वर की क्या होगी, उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होगी। ठीक है, दूसरे स्वर के मेल से कैसे होगी, आप देखते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त में क्या होगा, आपका दो का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, संयुक्त स्वर भी क्या होते हैं, यही सेम है। इसकी उत्पत्ति क्या होगी, संयुक्त मतलब दो स्वर मिलके क्या बन जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। जैसे अ और आ मिल क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त स्वर इसको बोलेंगे। सॉरी, संयुक्त स्वर ये नहीं, संयुक्त स्वर मतलब कि दो स्वर मिलकर एक नया स्वर बन जाएगा। अ और ई मिलके ए हो जाएगा, अ धन ई मिलके क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अ धन ई मिलके ए हो जाएगा, आ धन ए मिलके ए हो जाएगा। ठीक है, देखो छोटा छोटा मिला तो छोटा आया, और बड़ा और छोटा मिलेगा तो ए आएगा। इसके अलावा अ और उ मिलेगा तो ओ होगा। और आ धन उ मिलेगा तो ओ होगा। ठीक है, ये चार्ट हो। कहीं कहीं इसमें ना अ धन औ बराबर औ वैसे लिखा रहता है। ठीक है, इसको ले लेना। ठीक है, ये भी होता है। तो ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर मतलब कि दो स्वर मिलेंगे और एक नया स्वर बन जाएगा। जैसे अ छोटा और छोटा ई मिल क्या बनता है, ए। एक आपको कब काम आएगा, जब आप संधि विच्छेद सीखोगे ना, जब हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे तब वहां पे काम आएगा। ठीक है, जैसे अनु धन ऐषण, अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, तो अनु में अ आएगा, ऐषण में ए आएगा, तो अन्वेषण ए आ जाता है। ए मतलब एक मात्रा, और ये ए है मतलब डबल मात्रा। जैसे एक धन एक, एक, अब वहां पे दो दो ए आ रहा है, इसलिए डबल मात्रा। तो कब समझ में आएगा, जब आप संधि विच्छेद करोगे तब। इसलिए ना इसको रट लो या फिर सीख लो। अ धन ई मिलके रात रटना है, छोटा ए बनता है। आ धन बड़ा आ धन ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है। अ धन उ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। और आ धन उ मिलके ओ बनता है, या अ धन ओ मिलके भी ओ बनता है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब क्या होगा, जब दो छोटे स्वर मिलेंगे और क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अ धन अ मिलके आ, तो दीर्घ क्या होगा, दो छोटे स्वर मिलके क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, उसी क्या बोलेंगे हम लोग, दीर्घ स्वर। जिसकी उत्पत्ति क्या होगी, उसी वर्ण के उसी स्वर से होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एकदम हिंदी में बता दिया कि दो छोटे स्वर मिलेंगे तो बड़े हो जाएंगे। ग्रामर भाषा में क्या बोलेगा, उसकी उत्पत्ति क्या होगी, उसी वर्ण के उसी स्वर से। जैसे अ, ठीक है, उसी वर्ण का उसी स्वर क्या है, अ। और मिल क्या हो जाएगा, आ। जैसे छोटी ई प्लस छोटी मिल क्या हो जाएगा, बड़ी। तो उसी वर्ण के उसी स्वर से मेल हो रहा है, क्या हो रहा है, ई। जैसे उ धन छोटा ऊ क्या होगा, बड़ा ऊ। ठीक है, जैसे री धन बड़ा री बराबर री। ठीक है, समझ। तो दीर्घ स्वर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि जब वहां पढ़ेंगे सेम वैसे ही होगा। तो दीर्घ में क्या होगा, दो छोटे मिल क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, या उसी स्वर का उसी वर्ण का स्वर उसी वर्ण के दूसरे स्वर से मिल जाएगा। ठीक है, या उसी क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। और संयुक्त क्या होगा, संयुक्त में जुड़ के एक नया स्वर बनेगा। जैसे अ धन ई मिलके ए बन रहा है, अ धन आ धन ई मिलके ए बन रहा है,
अ धन उ मिलके औ बन रहा है और अ धन उ मिलके औ बन रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के और मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है, उसमें भी संधि स्वर 2 प्रकार का होता है, एक संयुक्त स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। यहीं पे लोग फंसते हैं, संयुक्त मतलब 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, जबकि संयुक्त का अर्थ क्या है, 2 स्वर मिलेगा और तीसरा नया की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो संयुक्त स्वर क्या होता है, जबकि दूसरे स्वरों को मेल से होती है तो संयुक्त स्वर बोलते हैं, और इसकी संख्या 4 है। ठीक है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक, हाँ सॉरी, इसकी संख्या 3 है, क्योंकि री तो री ही होता है ना। इसकी संख्या में अगर बोलेगा ना, दीर्घ स्वर की संख्या 3 ही है। हालांकि जब बड़ा लिखते हैं ना तो री री मिलकर री ही बनता है, तो री का बड़ा नहीं होता, याद रखना, एक चीज आपको याद है, ये री का बड़ा नहीं बनता। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 3 है। कहीं कहीं ना आपको संधि विषय में मिलेगा महाधन ऋषि। ठीक है, महर्षि बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो ना री 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 ही रहता है, बड़ा री नहीं बोलते उसको। ठीक है, जैसे छोटा ऊ छोटा मिलकर बड़ा ऊ बोलते हैं ना, जैसे आपका छोटा ही छोटा मिलकर बड़ी, लेकिन री री मिलकर री ही होगा, बड़ा री नहीं हो जाता है उसका। ठीक है, इसलिए इसकी संख्या 3 है। हालांकि वो बड़ा बोल 2 मिलकर बड़ा री ही बनता है, पर बड़ा री होता नहीं ऐसा कुछ। ठीक, तो इसकी संख्या दीर्घ स्वर संख्या 3 है और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद आता है आपका अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह में क्या आता है, अम और अहा। ठीक है, अच्छा, इसको अयोगवाह क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि ये ना तो स्वर के बाद आता है ना ही व्यंजन पहले। ठीक है, इसका स्थान जो है निर्धारित नहीं है। ठीक है, अयोगवाह का, अयोगवाह, अयोगवाह में क्या आएगा, अम और अह। अगर ये भी नहीं बोले तो ये मात्रा और ये मात्रा। ठीक, ऐसे आता है। तो अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह स्वर और व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा, प्रयोग स्वर एवं व्यंजन दोनों में होता है। इसीलिए ये ना तो स्वर के पहले आते हैं ना व्यंजन के बाद, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इनका जगह, इसीलिए क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अंगूर क्या है, स्वर है, अंगूर क्या है, स्वर है, जबकि रंग क्या है, व्यंजन है। तो ये स्वर के पहले आ गया, ये क्या है, आ क्या है, स्वर है, रंग क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो कोई स्थान निर्धारित नहीं है, इसीलिए क्या इसको बोलते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, पूछता है कि अयोगवाह कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के, डायरेक्ट पूछ देते हैं। तो अम और अह क्यों बोलते हैं कि इसका स्वर और व्यंजन दोनों का स्थान निर्धारित नहीं है, प्रयोग दोनों में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अंगूर क्या है, स्वर है, जबकि रंग क्या है, व्यंजन है। ठीक, नेक्स्ट है अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, ये तो अयोगवाह पढ़ लिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये तो अयोगवाह पढ़ रहे थे, सेम ऐसी क्या होगा, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में क्या होगा, डॉट लगा होगा, और विसर्ग में क्या होगा, सेम ये है ना, अयोगवाह के जैसा ही है। पर याद रखना कि अनुस्वार जो होगा इसकी ध्वनि कैसे निकलेगी, नाक से। ठीक है, अनुस्वार की ध्वनि कैसे निकलेगी, नाक से। कल पढ़े थे ना कि चीनी भाषा परिवार जो होगा अनुनासिक होते हैं। ठीक है, अनुस्वार होते हैं, अनुनासिक होते हैं चीनी वाले। ठीक है, ध्वनि नाक से निकलेगी, या स्वर के बाद आने वाली व्यंजनांत ध्वनि है। ये क्या होगा, स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनि है, स्वर के बाद आती है, इसे क्या बोलते हैं, व्यंजनांत, व्यंजनांत ध्वनि। ठीक है, व्यंजनांत मतलब व्यंजनों के अंत में, ऐसे लिखते हैं ना, स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है जिसको क्या बोलते हैं, व्यंजनांत ध्वनि।
ठीक, व्यंजनवत, 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 ठीक है, व्यंजनवत ध्वनि बोलते हैं। कैसे निकलेगा अनुस्वार ध्वनि? नाक से निकलेगा, ठीक है, स्वर के बाद आता है, इसलिए इसका बोलते हैं व्यंजनवत ध्वनि बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए शंभु, बंदर, एग्जाम्पल बंदर, शंभु। अब देखो बंदर में ब क्या है? व्यंजन है। शंभु में श क्या है? व्यंजन है। तो पहले क्या हम लोग बोल रहे हैं? बंदर। तो पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब। अब बन बन ना, मतलब डॉट किसका आ रहा है? ब के बाद आ रहा है ना। तो स्वर के बाद, सॉरी, हाँ, ब में क्या आ रहा है? देखो ब में ब धन अ, क्या आ रहा है? बिंदु आ रहा है। तो व्यंजनांत मतलब व्यंजन के अंत में आ रहा है ब धन अ के बाद बिंदु, ठीक है। तो क्या है? बंदर। शंभु में श, श में क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना। तो स्वर के बाद आने वाली व्यंजनवत ध्वनि है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और विसर्ग में क्या होगा? सामान्यतः जो विसर्ग का जो प्रयोग होता है ना, इसमें हा आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रातः काल, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट ना, डॉट का जो ये जो सेमीकोलन है, इसको विसर्ग जो बोलते हैं, ये सामान्यतः ह के रूप में चुना जाता है। जैसे देखो प्रातः काल, ठीक है, सूर्योदय, होता है ना डॉट, डॉट का मतलब। तो एग्जाम्पल के लिए यही है। विसर्ग मतलब क्या होगा? स्वर के बाद आता है और व्यंजन की तरह उच्चारित होगा। देखो ये क्या होगा? विसर्ग क्या होगा? स्वर के बाद आएगा और व्यंजन की तरह उच्चारित होगा, व्यंजन की तरह उच्चारित, ठीक है। स्वर के बाद आएगा और व्यंजन की तरह क्या होगा? उच्चारित होगा। इसी क्या बोलेंगे हम लोग? विसर्ग ध्वनि, ठीक है। बता दिया मैं। इसके उच्चारण में सामान्यतः, उच्चारण में सामान्यतः ह का प्रयोग होता है। उच्चारण में प्रयोग किसका होगा? सामान्यतः ह का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रातः काल, प्रातः काल बोल रहे थे, क्या आ रहा है? ह आ रहा है ना, प्रातः काल, ठीक है। सामान्यतः ऐसा होता है ना, तो इसलिए क्या होता है? इसको विसर्ग ध्वनि बोलते हैं, क्योंकि स्वर के बाद आता है और व्यंजन तरह उच्चारित होता है। देखो स्वर के बाद आ रहा है मतलब प्रातः, त में आ रहा है अ, अब क्या आ रहा है? व्यंजन, सॉरी सॉरी, त व्यंजन है, क्या आ रहा है? अ के बाद क्या है? विसर्ग, लेकिन वो क्या बन जा रहा है? ह बन जा रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछना, क्योंकि देखो एक बार यहाँ से नहीं समझ आएगा ना तो कोई नहीं समझाने वाला। देखो त में क्या है? अ है, अ के बाद क्या आ रहा है? विसर्ग। अब वो विसर्ग आने के बाद क्या बन जा रहा है? ह बन जा रहा है, ठीक है। इसलिए विसर्ग में क्या होगा? सामान्यतः ह होगा। अब उच्चारण में प्रयोग इसका होता है सामान्यतः ह का। जैसे बोलेंगे प्रातः काल, आप बोलो, खुद से बोलो तब समझ में आएगा। प्रातः काल, तो प्रातः नहीं बोलते, प्रातः बोलते हैं, है ना, ह आ रहा है उसमें। इसलिए याद रखना, स्वर के बाद आएगा और व्यंजन का उच्चारण होगा। स्वर के बाद आ रहा है, त में अ है ना, त धन अ मिलके अ बन रहा है, त धन अ, उसके बाद क्या आ रहा है? डॉट आ रहा है। तो स्वर के बाद आ रहा है, लेकिन उच्चारण कैसे हो रहा है? ह, और ह क्या है आपका? व्यंजन है, ठीक है। अभी मैं चार्ट पे पढ़ाया हूँ ना स्वर व्यंजन का, एक बार फिर से बता दूंगा, उसको प्रवर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सामान्यतः मैं बता रहा हूँ कि ये क्या क्या होता है, फिर वहां जब पढ़ाऊंगा तो आपको फिर से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो अनुस्वार पढ़ लिए, है ना। अब याद रखना अनुनासिक, यहीं पर पढ़ लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होगा? कल पढ़े हैं, चंद्र बिंदु लगा होगा, ठीक है। अनुनासिक में क्या होगा? चंद्र बिंदु लगा होगा। इसमें याद रखना, इसमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है। प्रयोग किसका होगा? मुंह प्लस नाक। अब इसको कौन बोलते हैं? चीनी भाषा परिवार वाले। चीनी भाषा परिवार वाले प्रयोग किसे करते हैं? अनुनासिक ध्वनि का, ठीक है, ओके। इसका चिन्ह क्या होगा? चंद्र बिंदु। इसका चिन्ह, ये चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु इसका चिन्ह है, ठीक है। सामान्यतः रखना, चंद्र बिंदु जहां लगा होगा क्या होगा? तद्भव शब्द होता है। कल बताया हूं मैं, जहां भी चंद्र बिंदु लगा होगा क्या होगा? तद्भव शब्द। अगर एग्जाम में पूछा है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, उसमें चंद्र बिंदु लगा है, उसको ऑप्शन लगा देना, ठीक है, देखना भी नहीं है, एग्जाम से सीधे टिक मार देना, क्या है? तद्भव शब्द होगा, ठीक है। तत्सम लिख देगा, तद्भव शब्द पूछेगा। याद रखना है कि अनुनासिक स्वर की जो गिनती होती है इसकी वर्ण में नहीं होगी। इसकी जो गिनती होगी, काउंट करेंगे ना, इसकी गिनती वर्ण में नहीं करते,
की गिनती वर्ण में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए ना इसका वर्ण में गिनती नहीं करेंगे। किसको करेंगे? ये अ से लेके अंग, अ आ ई उ ए ओ री तक करते हैं, अंग और आह को भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए रखना स्वरों की संख्या मूलतः कितनी मानी गई है? 11, लेकिन इन दोनों को जोड़ लेते क्या हो जाता है? 13, अंग और आह को, ठीक है। तो स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी याद रखना, अभी क्लियर हुआ ना? अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक एक साथ, क्योंकि जब तीनों एग्जाम में आते हैं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अयोगवाह क्या होगा? अम और अह, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे होगा? स्वर की तरह भी, व्यंजन की तरह भी। इसका कोई नियम कानून नहीं है, दोनों में प्रयोग हो जाता है, ठीक है। अनुस्वार कैसा होगा? ध्वनि निकलेगा नाक से, ठीक है, स्वर के बाद आएगा, और व्यंजन वत ध्वनि बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे बंदर, जैसे है ना, शंभु, ब के बाद आ रहा है, फिर डॉट लग रहा है, ठीक है। और विसर्ग में क्या होगा? स्वर के बाद आ गए भी, लेकिन व्यंजन की तरह प्रयोग होगा। जैसे कि त में आ रहा है, लेकिन डॉट लगभग क्या जा रहा है? हा जा रहा है, तो हा क्या है? व्यंजन। तो उच्चारण का प्रयोग समानता होता है इसमें। जैसे प्रातः काल एग्जाम्पल, तो त के बाद डॉट आया, मतलब क्या हो गया? हा चेंज हो गया, प्रातः होना चाहिए स्वर के रूप में प्रयोग, लेकिन होना है विसर्जन व्यंजन के रूप में प्रयोग, ठीक है। और अनुनासिक क्या है? यहाँ चंद्र बिंदु लगा होगा, वो अनुनासिक है, पहले जान जाना। तो मुंह और नाक से प्रयोग होगा इसका। तीसरा चीज क्या है? तद्भव शब्द का में यूज होता है इसका, ठीक है। और गिनती इसकी वर्ण में नहीं होगी, ठीक है। पहचानने का ही तरीका है, ठीक। अब आते हैं व्यंजन ध्वनि, ठीक है। अभी हम लोग स्वर स्वर पढ़े, अब आते हैं हम लोग व्यंजन ध्वनि। व्यंजन क्या होंगे? परतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। बता चुका हूं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। व्यंजन क्या है? परतंत्र। देखना एग्जाम में क्वेश्चन यही मिला होगा, ऑब्जेक्टिव आप लोग आओगे ना हिंदी का, तो आपको मिलेगा। व्यंजन का पूछेगा क्या है? परतंत्र है। स्वर क्या है? स्वतंत्र है। व्यंजन, व्यंजन मतलब पकवान जो होता है, ठीक है। और एक व्यंजन मतलब वर्णमाला, ठीक। तो एग्जाम हॉल में भी देख के लगाना, अगर व्यंजन वर्णमाला नहीं लिखा है मतलब क्या लगेगा? पकवान। तो व्यंजन क्या है? पहली बात तो याद रखना है, परतंत्र वर्ण है। परतंत्र वर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये स्वरों पर निर्भर होते हैं, स्वरों पर निर्भर। जैसे क, क बोल रहा हूं, मतलब इसमें क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ठीक है। क हलंत धन अ। जैसे अब ज्ञान बोल रहा हूं, तो ज्ञान धन आ रहा है उसमें, तो क्या बुला रहा है? ज्ञान, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है? एग्जाम्पल के लिए से ग, ग बोल दो, ग, ग में ग धन आ आएगा, तो क्या होगा? ये परतंत्र ध्वनि हो जा रहा है, ठीक है। जबकि स्वर के बोलने के लिए किसी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं अ को क्या लिख सकता हूं? स्वतंत्र लिख सकता हूं। अ में अलग से अ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन आ बोलूंगा तो क्या होगा? अ का प्रयोग होगा, लेकिन वो भी क्या होगा? स्वर है, उसके लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। उसको संयुक्त स्वर बोल देते हैं हम लोग, सॉरी दीर्घ स्वर बोल देते हैं। संयुक्त स्वर क्या होगा? अ धन ई मिलके ए बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या है? उसको किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। तो याद रखना, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, और व्यंजन क्या है? परतंत्र है। परतंत्र इसलिए है क्योंकि इनको स्वरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जाता। और किस तरह से? मुख्यतः अ पूछेगा, कोई भी व्यंजन किस तरह से बोला जाता है? अ के साथ से। रखना, कोई भी व्यंजन, कोई भी व्यंजन अ की सहायता से बोला जाता है, अ की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी अ के साथ बोला जाता है, अ के साथ, अ के साथ बोला जाता है। ठीक। तो व्यंजन क्या है? परतंत्र वर्ण है। इसका उच्चारण किस सहायता से होगा? स्वरों की सहायता से, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको परतंत्र वर्ण कहते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण स्वतंत्र होंगे, जबकि व्यंजन क्या होंगे? परतंत्र वर्ण होंगे, ठीक है। जो जबकि क्या होंगे? व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं, या निर्भर, या इसी बोलते हैं आश्रित होते हैं, ठीक। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। संख्या कितनी है? 33। पर केंद्रीय हिंदी समिति ने ड और ढ को भी जोड़ दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन।
बताऊंगा द्विगुण अवच्छेद क्यों बोलते हैं। 33 प्लस 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 35। तो एग्जाम में अगर 33 ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओगे 35। ठीक, वैसे ही स्वरों की संख्या पूछेगा, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या तो उसमें याद रखना है 11, मूलतः मूलतः 11 है, लेकिन अगर उसमें अम और अह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13। और ये भी ऑप्शन देख के लगाना है। 11 कई बार आंसर ले चुका है, कभी एक दो बार आंसर 13 भी लिया हुआ है। अगर ऑप्शन में 13 नहीं है तो क्या लगाओगे आप 11। ठीक है, ये देख के लगाना है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होता है 52। दोनों जोड़ेंगे नहीं है, ऑप्शन दोनों का डिलीट हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन दोनों का आप 11 लेना। ठीक है, आप ऑप्शन में ना मगर देगा मूलतः सब देखना, मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। 11 होगा तो पहले 11 में ऑप्शन लगा देना, 13 मत लगाना। ठीक है, अब ये रखना कि केंद्रीय हिंदी समिति ने हाल ही में संशोधन हुआ है वर्णमाला में। ठीक है, उसने लुंठित विशिष्ट व्यंजन, ऐसा है होता है, अरे यार बन गया है, इस टाइप का लॉ है। अगर टाइपिंग करोगे ना टाइपिंग वाला में आता है लुंठित लॉ, मतलब कुल मिला के ऐसा है होता है मुड़ा हुआ 2 ठो ऐसा लॉ। ठीक है, इसको लुंठित व्यंजन, इसको बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया है वो विशिष्ट व्यंजन। अभी तक वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी थी 52, और इसको जोड़ने के बाद क्या हो गया है 53। इसी क्या बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन। केंद्रीय हिंदी समिति ने हाल ही में संशोधन किया है, इसको जोड़ने के बाद वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई है 53। याद रखना, ये करेंट का क्वेश्चन हो गया हिंदी से। ठीक है, हिंदी में करंट पूछना होगा तो ये पूछेगा। ठीक है, तो लुंठित ल, ये ल गोला वाला टाइपिंग करेंगे ना उसमें टाइपिंग में आता है, तो टाइपराइटर जो सीखते हैं ना टाइपिंग वाला उसमें, तो ल जो है ल को क्या बोला है विशिष्ट व्यंजन। ठीक है, विशिष्ट व्यंजन को मिला देंगे तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएंगी 53। ठीक, समझ गए ना। चलो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण एवं वर्णमाला। एक मिनट, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। देखो वर्णमाला, वर्णमाला में क ख ग घ पढ़े थे बचपन में, वही वाला पढ़ना है। ठीक है, क वर्ग, सभी वर्ण का पहले वर्ग का नाम उसके नाम पे रखा गया है। जैसे क ख ग घ में क्या लिखते थे क ख ग घ अंग। ठीक है, तो ये जो पहला था ना इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया क वर्ग। फिर आएगा च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ इया। ठीक है, फिर ट वर्ग, जो भी बोल रहा हूं पहला है। ठीक है, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, फिर त वर्ग, त में आएगा त थ द ध न। ठीक है, फिर प वर्ग, प वर्ग में क्या आएगा प फ ब भ म। ठीक है, वो बाद आ जाएगा नीचे ये, तो ये 5 इसे बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। ठीक, ये 25 होते हैं। ठीक, इतने को क्या बोलते हैं हम लोग वर्गीय व्यंजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्गों में विभाजित है इसीलिए। देखो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग सभी क्या है वर्गीय में विभाजित है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको वर्गीय व्यंजन। इसका अन्य नाम क्या है स्पर्श व्यंजन, इसे क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। संख्या कितनी है इसकी 25।
एक में कितना है? 5, 5 25 25, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्यों होता है? क्योंकि क वर्ग मुंह से गाता हूं, जो बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा बोल रहा हूं, ठीक है। कंठ, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य, ठीक। जैसे क बोलो, कंठ से निकल रहा है ना, क ख ग घ अंग, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे? कंठव्य ध्वनि। कंठव्य ध्वनि मतलब कंठ से निकल रहा है, यहां से सीधा बाहर आएगा, ठीक है। सांस अपना आहार नाल के आधार पर। फिर क्या आएगा? तालव्य, च, देखो च बोलो, तालु क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है च, छ, ज, झ, यहाँ तालु बोल रहा है ना, तालु से बोल रहा है। मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब क्या कहते हैं? ऊपर का भाग, दांत के ऊपर का जो भाग होता है, जब जीभ आपका ऐसे मुड़ के ऊपर को टच करेगा, ठीक है, ये आपका जबड़ा है, और जीभ क्या हो रहा है? यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, मूर्धा में, ऐसा मुंह है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट, देखो ट, ठ, ऊपर टच करेगा जीभ आपका, बोल खुद देखना, ट, ठ, ड, ढ, अण, हो रहा है? पहले कंठ से आए, फिर तालु, फिर मूर्धा, अब आएगा दांत, देखो एकदम क्रम से आ रहा है ना, जैसे कंठ है, फिर क्या आएगा? तालु मतलब जीभ, फिर उसके ऊपर आएगा मूर्धा, अब आ रहा है दांत, दांत में देखो दंतव्य, त वर्ग, त, दांत टच होगा, थ, द, ध, न, दांत टच हो रहा है। फिर ओष्ठव्य, मुंह टच होगा, ठीक है, आपका जीभ, सॉरी हाँ ये ओठ, ओठ, प, देखो प, फ, ब, भ, म, जीभ टच हो रहा है, ठीक है। तो एकदम क्रम से आ रहा है, देखो पहले कंठ, फिर तालु, मूर्धा, फिर दांत, फिर होठ। अगर उल्टा जाएंगे तो होठ, फिर दांत, फिर मूर्धा, फिर तालु, फिर कंठ। अगर क्रम पूछेगा तो बन जाएगा ना, एकदम अंदर से आना है। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य, बोलेगा स्पर्श व्यंजन क्रम बताइए। क वर्ग किससे बोला जाता है? कंठव्य से। कुछ भी पूछे, अगर इस पे पूछेगा कि अंग किस अंग साथ बोला जाता है, तो कंठ से बन जाएगा। क वर्ग के जितने भी व्यंजन के साथ बोले जाएंगे कंठ से, ठीक है। तो इधर रट लो, उधर रटोगे तो आप नहीं समझ में आएगा, इसको रट लो, बोल रटना भी नहीं है, सबसे शुरुआत है, देखो कंठ से शुरुआत हो रहा है, कंठ के बाद क्या आएगा? तालु मतलब कि आपका जीभ, उसके बाद क्या आएगा? मूर्धा, मूर्धा मतलब ऊपर का चोटी, फिर क्या आएगा? दांत, फिर आएगा ओठ, उल्टा जाएंगे तो क्या आएगा? ओठ, फिर दांत, फिर मूर्धा, फिर जीभ, फिर कंठ, ठीक। अब कुछ ही पूछे, क वर्ग के साथ बोला जाएगा कंठ से, च वर्ग के साथ बोला जाएगा तालव से, ठीक है, ट कैसे बोला जाएगा? मूर्धन्य से, ता किसे बोला जाएगा? दंतव्य से, और चपा किसे बोला जाएगा? ओष्ठव्य से, ठीक है, बन जाएगा। पूछेगा फ किसे बोला जाता है? फ, ओष्ठ से, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बोल दे, फ टच हो रहा है जीभ, ठीक है। बाकी आप एक बार बता दिया भूलोगे नहीं, ये एकदम क्रम है ना? अब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, आहार नाल के आधार पर क्या हुआ है? इसका भाजन हुआ, वैज्ञानिक तरीके से विभाजन है, ठीक है, भूलना ही नहीं है। विज्ञान, विज्ञान कहीं भूल सकते हो क्या? 2 और 2 4 होता है, आज भी होता है, कल भी होगा, परसों भी होगा, हमने रहेंगे तो भी होगा, वैसे सेम है। आज कंठ से बोल रहे हैं, 1000 साल बाद भी कंठ से बोलेंगे, क्योंकि उसका उच्चारण वही हुआ है, ठीक है। वर्ग में भाई थे इसलिए क्या बोलेंगे? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श हो रहा है एक दूसरे का, जीभ का, दांत का, मूर्धा का, तालु का, कंठ का स्पर्श हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो कोई भी चीज ऐसे इराटरी की चीज ही नहीं है, स्पर्श हो रहा है इसलिए स्पर्शीय व्यंजन, वर्ग में भाई थे इसलिए वर्गीय व्यंजन। अब एग्जाम में आएगा वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो इन 25 वर्गीय व्यंजन संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है? 25, ठीक है। ठीक, अब बता चुका हूं प्रत्येक वर्ग का जो नामकरण हुआ है पहले किस नाम पर हुआ है? पहले वर्ण के आधार पर हुआ है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का नाम किस आधार पर हुआ है? पहले वर्ग के नाम पर। क के नाम पर क वर्ग, च के नाम पर च वर्ग, ट के नाम पर ट वर्ग, ट के नाम पर त वर्ग, प के नाम पर प वर्ग। पहले वर्ण का पहला व्यंजन के नाम पर उस वर्ग का नामकरण हुआ है, ठीक है, बन जाएगा। अब इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, य र ल व, ठीक है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इसका उच्चारण कैसा होता है? जीभ, तालु, दांत और ओठ, ठीक है। य, जीभ, तालु, दांत और ओठ से होता है,
ठीक है। अंतस्थ व्यंजन इसे बोलते हैं। 4 प्रकार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। य र ल व। उच्चारण कहाँ से होगा? जीभ से होगा, तालु से होगा, दांत से होगा और ओंठ से होगा। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। इसी में पूछा हुआ है, अंतस्थ व्यंजन क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। ठीक है, या फिर य र ल व को क्या बोलते हैं? ऐसा अगर अंतस्थ व्यंजन लिख करके इसको दे देगा, य र ल व क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लगने से कोई स्वर आधा हो जाएगा। जैसे देखना, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। ठीक है, अब देखो यह है, यह के सामने त क्या हो गया? आधा हो गया। तो कोई भी स्वर या व्यंजन क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे त में क्या था? अ था। ठीक है, तो ये हट गया ना यह लगने से, तो क्या हो गया? आधा हो गया। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? अर्ध स्वर। ठीक है, तो य और अलावा क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। जब लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये अंतस्थ व्यंजन क्या 4 प्रकार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4 प्रकार। 4 कौन कौन से हैं? य और अलावा। उच्चारण कहाँ से है? जीभ से, तालु से, दांत से, ओंठ से। आप खुद बोलो वाह बोलोगे तो क्या आएगा? ओंठ आएगा। वाह टच हो रहा है ना। ठीक, इसके बाद आपका द्विगुण व्यंजन, सॉरी ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन में आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में 4 प्रकार होते हैं। 4 कौन से हैं? श, श, स, ह। अब देखो, श को बोलते हैं तालव्य, तालु से, तालव्य यानी कि तालु से बोलेंगे इसको। श मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से बोलेंगे। ठीक है, और स सड़क वाला तो दंतव्य यानी कि दांत से बोलेंगे। और हा को बोलते हैं काकल्य ध्वनि। ठीक, देखो इसको याद करना है। तालव्य स बोलना भी ऐसे ही है। कैसे बोलेंगे? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स और ह। ठीक है, तालव्य स यानी कि सलजम का स, शक्कर का स। कैसे होगा वो? तालु से बोलेंगे। स बोलो, तालु आ रहा होगा ऊपर। ठीक है, षटकोण का श, मूर्धा, जब आपका जीभ टच हो रहा होगा ऊपर, षटकोण का श। ठीक है, बोलने से ही आप देखो, अब बोलोगे तो याद हो जाएगा। षटकोण देखो, तालव्य स हम लोग शिशु मंदिर पढ़ते थे, हम लोग कैसे पढ़ाया जाता था? आचार्य जी से बोलते थे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। उस समय नहीं समझ में आया था क्यों ऐसा पढ़ाते थे। अब समझ आया है कि दंतव्य स दांत से बोला जाता है। ये सड़क का स, सड़क का स बोलो, स दांत टच होगा। ठीक है, जैसे सही, सही। ठीक है, शिकार ऐसे। तो सड़क का स किसे बोलेगा? दांत से। और इसी क्वेश्चन पूछा गया है कि तालव्य स किससे बोला जाता है? तालु से। ठीक है, षटकोण का स मूर्धा से, सड़क का स दांत से, और ह क्या है? काकल्य ध्वनि है, शाहरुख खान वाला किरण। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, बकरी टाइप का, उसी को बोलते काकल्य ध्वनि। जो हकलाते हैं ना, वो वही वाले। ठीक है, ठीक, काकल्य ध्वनि, शाहरुख खान ध्वनि बोलते हैं इसको। ठीक, मैं नेक्स्ट है द्विगुण व्यंजन, जिसको मैं बोल रहा था उस समय। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण मतलब इसका 2 गुण होता है। द्विगुण व्यंजन क्या है? ड और ढ। ठीक है, या इसको लिखेंगे ड और ढ। ठीक, अब देखो ड ढ, लेकिन जब डॉट लग जाएगा तो ड ढ बोलेंगे। कैसे होगा? कभी भी अपना शुरू में, शुरुआत में कभी भी बिंदु नहीं लगाना। ठीक है, इनके नीचे, ये जब भी इसके पीछे बिंदु लगेगा हमेशा बीच में या अंत में होगा, तभी क्या लगेगा? डॉट लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसके 2 गुण होते हैं। इसके 2 गुण होते हैं, इसीलिए इसका बोलते हैं द्विगुण। ठीक है, या इसी को बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, समझ में आया? इसको कौन बोला है? हरदेव बाहरी। इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। और उच्छिप्त कौन बोला है? हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी कौन है? बताया था ना, व्याकरणाचार्य हैं। उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन हरदेव बाहरी बोला है, हरदेव बाहरी, व्याकरणाचार्य हैं हिंदी के। ठीक है, हरदेव बाहरी क्या बोले हैं? उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, एक उड़ जाता है पहला वाला सामने, है ना,
जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं डमरू, तो डमरू में कभी भी सामने डॉट में ड मत लगाना, ठीक है, समझ गए ना। जैसे कोई एग्जाम्पल बोलो जिसमें बीच में ड और ढा आना चाहिए या लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, उसमें ड में डॉट लगेगा, ठीक है। जैसे देखो पढ़ना, पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, अब देखो बीच में आ गया इसलिए क्या लगेगा डॉट। ओढ़ना, ओढ़ना, ये क्या है बीच में है, ठीक है। ऐसे ही अगर अंत में होगा, अंत मतलब लास्ट में होगा, उसका एग्जांपल देख सकते बाढ़, बाढ़, कढ़ी, ठीक है, ये क्या है अंत में आ रहा है, तो बीच में या अंत में आएगा तो क्या लगाएंगे हम लोग डॉट लगाएंगे नीचे, उसके नीचे, ठीक है। बाढ़ बोलेंगे तब, जैसे बाढ़ बोलेंगे, बाढ़ जल्दी बोलना है, ठीक है, और जब डॉट लग जाएगा तो थोड़ा रुक के बोलना है, बाढ़, कढ़ी, ठीक है, ये अंत में लगेगा। और शुरुआत में होगा तो क्या लगाएंगे, शुरुआत में नहीं यूज करेंगे, ठीक है, शुरुआत में होगा तो डॉट नहीं यूज करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसके दो गुण होते हैं डॉट लगने के आधार पर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको द्विगुण, और उड़ जाता है बिंदु इसलिए क्या हुआ उच्छिप्त। अब बोला कौन है, हरदेव बारी, ठीक, समझ में आया। इसके बाद एक व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, उसके बाद क्लास आज का क्लोज करेंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहाँ लिख, चलिए लिखता हूं संयुक्त व्यंजन, चलो मिटा देता हूं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया ना। संयुक्त व्यंजन से पीएससी प्री में भी क्वेश्चन है हाल ही में, ठीक है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, आज इस बार का प्री उठा के देखना का पेपर, वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, अक्षर त्र ज्ञान, ठीक है, और श्र, अक्षर त्र ज्ञान और श्र, ये चार तो क्या है संयुक्त व्यंजन है, चार क्या है संयुक्त व्यंजन है। अक्षर क्या बोलेगा, क धन श से मिलकर बना है अक्षर, ठीक है, क धन श से मिला है अक्षर, ठीक है। क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय वाला छ, त्र कैसे मिला है त धन र से, ठीक है। ज्ञान कैसे बना है ज धन या से, और श्र कैसे बना है श धन र से, ठीक है। इसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे संयुक्त स्वर पढ़े थे ना, दो अलग अलग स्वरों को मिलकर क्या बना था नया स्वर बना था, वैसे दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर क्या बनेगा नया व्यंजन बनेगा। और यही क्वेश्चन पूछा है बार बार, ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछता है। इस बार क्या पूछा था, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, ऐसा दिया था, चाचा का सेट दिया था, ठीक है, अंतस दिया था, स्पर्श दिया था, संयुक्त दिया था, ऐसे ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो ये है संयुक्त व्यंजन। अक्षर मतलब कि क्षत्रिय वाला छ, त्र ज्ञान और श्र। क्षत्रिय कैसे बना है क धन श से, रट लो, ठीक है। त्र है तो त्र में क्या होता है, त्र में त और आ है ना बोलने में, तो त और र से पहला वाला अपना आधा रहेगा, एग्जाम में सही लिख देगा, एग्जाम में ऑप्शन में क्या लिखेगा क और श लिखेगा, लेकिन ये नहीं होगा, क्या होगा क में जिसमें हलंत होगा, ठीक है, वो वाला सही होगा, जो जो उसमें देख नहीं मारना है, पहला ही ऑप्शन रहता है, ठीक है, पहले ऑप्शन रहेगा, पढ़े सर बताए थे क और श, लेकिन क्या होगा ये वाला लिख देगा, नीचे हलंत होना चाहिए, पहला आधा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा फुल होना चाहिए, तब क्या होगा वो संयुक्त व्यंजन होगा, ठीक है। त्र में त और र, त्र बोलोगे तो त्र आ रहा है, त्र में त और आ रहा है, ज में नहीं आ गया, इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। अक्षर को क और श, और ज को ज और या, ठीक है। जैसे इसको क्या बोलते हैं ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ, तो या आ रहा है बोलने में, इसलिए ज और या, इसको रटना नहीं पड़ेगा, बोलने के आधार पर है, ठीक है। श्र को श्र, तो स और आ रहा है, इसलिए श सलजम वाला और र, समझ आएगा, क्यों लेकर रखना पड़ेगा क और श, क और श से अक्षर या क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय का छ, समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल इसका आगे पढ़ेंगे अल्प प्राण महाप्राण वायु के आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर दो क्लास लगेगा कम से कम, ठीक है। तो आज समझ में आ गया ना पूरा वर्णमाला का वर्गीकरण, ठीक, अभी और वर्गीकरण बचा हुआ है, ठीक है, वायु के आधार पर, प्राणों के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।